हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे इस कोविड के दौरान। आज एक चैप्टर का जो फरमाइश आया मेरे पास बच्चों का, उस फरमाइश को पूरा करने के लिए इस चैप्टर को मुझे लाना पड़ा। चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, सेकेंड ईयर का यानी क्लास 12th का पार्ट 5 का 4th चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में कहते हैं इसको रासायनिक बल गतिकी। ठीक है ना, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा। और आपको बता दूं कि 5 मार्क्स का ये आपको एग्ज़ाम में मिलता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। ठीक, अच्छा, इस चैप्टर का ज़रूरत क्या था, पहले आप समझो इस चीज़ को कि महसूस करो आप कि हम लोग इस चैप्टर को एक्चुअल में पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने का मकसद क्या है। तो चलो पहले इसका नाम चेक करो। नाम क्या है? नाम है इसका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल शब्द का तात्पर्य समझो। केमिकल का तात्पर्य हो गया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, काइनेटिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं बल गतिकी। क्या बोलते हैं हम लोग? बल गतिकी। काइनेटिक्स का मतलब हो गया बल गतिकी। गतिकी शब्द डायनेमिक्स, तात्पर्य हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं उन रिएक्शंस की स्पीड के बारे में। केमिकल रिएक्शंस का स्पीड, क्या मतलब इस चीज़ का? भाई सीधा सा बात है, आप किसी रिएक्शन को कराओ, ठीक, अब उस रिएक्शन को होने में बहुत लंबा समय लग रहा हो, किसी रिएक्शन को होने में बहुत लंबा समय लग रहा हो, तो भैया हम उस रिएक्शन को कराएंगे क्यों? नहीं कराएंगे हम उस रिएक्शन को। भाई मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल, कि मान लीजिए आपको पता है अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं, कॉमन सेंस की बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से H2O बन जाएगा। लेकिन आपको पता है इस रिएक्शन में कई सालों लग जाते हैं, सालों। यही तो वजह है कि एटमॉस्फेयर में पीने वाले पानी का परसेंटेज बहुत कम है। क्यों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परस्पर रिएक्शन होता है, कई 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 वर्षों में ये फिनिश होगा। लेकिन आपको पता है यदि मैं यहाँ पे प्लेटिनम ले आऊँ, प्लेटिनम कैटालिस्ट के रूप में ले आऊँ और टेम्परेचर को यहाँ पे एक वेरिएंट के रूप में ले लूँ, तो इसी रिएक्शन को मैं जल्दी से जल्दी भी करा सकता हूँ। समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब क्या है, हमें यही चेक करना है। एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर एक इंडस्ट्रियल यूज़ का चैप्टर है। इंडस्ट्रियल यूज़ का क्या मतलब? मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्रीज़ में कोई रिएक्शन फिनिश करा रहे हो और उस रिएक्शन को आपने जल्दी से जल्दी फिनिश कराना है। तो रिएक्शन को जल्दी से जल्दी फिनिश कराने के लिए आप कौन कौन से फैक्टर यूज़ करोगे, बस हमने इस चैप्टर में उन्हीं फैक्टर के बारे में बात करनी है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एम, क्या एम है आपका केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने का, तो केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने का जो हमारा एम है वो केवल इतना सा है कि हम एक तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, यानी अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें। और दूसरी बात क्या है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्टेड करते हैं, रेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर लगाए जाएं जिससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। ठीक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, वो सारे का सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। यानी अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, डेफिनेशन क्या बनेगा? ए पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ना है? एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो हम अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करेंगे और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वेग को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो था केमिकल काइनेटिक्स। अब आप समझो कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो पहले मैं इकट्ठा कर देता हूँ, समराइज़ कर दे रहा हूँ क्या क्या चाहिए आपको, इसमें क्या क्या पढ़ोगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक एक टॉपिक करके डीपली हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है बात? चलिए, तो आप नोट कर लीजिए
शुरुआत कीजिए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और जो जो टॉपिक मैं लिखता चला जाऊं उस टॉपिक को आप नोट करते चले जाएं। हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली चीज़, मतलब आप समझो एक्चुअल में कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसका क्या मतलब है भाई, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का मतलब कि हम रेट के अकॉर्डिंग रिएक्शन को कैसे डिफाइन करें। जैसे मान लो वेरी फास्ट रिएक्शन, आगे आएगा मैं बताऊंगा, सबके बारे में डीपली बताऊंगा। मान लो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या मतलब, ऐसी रिएक्शन जो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएं, क्विक फिनिश हो जाएं, पलक झपकते ही फिनिश हो जाएं, और बता दूं 10⁻³ सेकंड के अंदर फिनिश हो जाएं, वो वेरी फास्ट रिएक्शन। ऐसे इसमें और भी डिवाइडेशन आएंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, अर्थात हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कैसे कैलकुलेट, भाई किसी रिएक्शन का स्पीड क्या है हमको कैसे पता चलेगा, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कह दीजिए, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन कह दीजिए, बात एक ही है, ठीक। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, बोले साहब टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखा है, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों में अंतर है। हाँ, ये जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब होता है अभिक्रियाओं के प्रकार, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन वगैरह वगैरह। ये है रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप, जैसे एवरेज रेट आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट आएगा और इनिशियल रेट आएगा। तो कौन कौन से रेट हम लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है बात। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा यहाँ पे, जैसे आपने रेट्स के बारे में बात किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट आएगा यहाँ पे। फिर आएगा हमारा फैक्टर, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, रेट को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से या तो रेट घट जाएगा या रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टर्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, अगला जो टॉपिक आता है यहाँ पे, वैसे तो हम लोग कहते हैं उसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह सकते हो आप, विशिष्ट वेग स्थिरांक कहते हैं हम लोग, या हम उसको कह सकते हैं रेट लॉ, रेट लॉ यानी वेग नियम, बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, बहुत शानदार टॉपिक है रेट लॉ या वेग नियम के बारे में बात करेंगे, ठीक। फिर आ जाता है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी यानी अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। और दूसरा टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, कोटि। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए ज़रा, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद आता है नंबर 8 पर, वो आ जाएगा आपका, इसमें यहाँ पे डेरिवेशन भी आएगा, इंटीग्रल इक्वेशन भी आती है, वो आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। फिर आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे कोलिजन थ्योरी, ठीक है, कोलिजन थ्योरी, इसे हम लोग संघट्ट सिद्धांत भी कहते हैं। किसी भी रिएक्शन के होने के लिए इस कोलिजन थ्योरी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। कोलिजन थ्योरी से ही जुड़े हुए टॉपिक हैं आगे के, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, कोलिजन थ्योरी में हम लोगों को एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअल में ये सब टॉपिक एक दूसरे से मिले हुए हैं। कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, या इसका दूसरा नाम होता है सक्रियण ऊर्जा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को।
एक्टिवेशन एनर्जी कह दीजिए, सक्रियण ऊर्जा कह दीजिए। और लास्ट टॉपिक आप पढ़ोगे, ये भी इसी से रिलेटेड है, लास्ट टॉपिक पढ़ोगे आप, वो है आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस समीकरण। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन। तो इस तरीके से कुल हम लोगों को कितने टॉपिक पढ़ने हैं? लगभग 10 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और 10 टॉपिक के साथ साथ हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बट पहले आप मन तैयार करो कि एक्चुअल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हमारा मेन मकसद है इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक उठाने हैं, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस चैप्टर में आप पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल यूज़ पढ़ोगे, यानी किसी रिएक्शन को कितनी जल्दी कराया जाए, कितनी देर से कराया जाए, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है बात? चलिए, तो पहला टॉपिक उठाता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या था? हमारा पहला टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन, शायद आपको याद हो, रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, एक जनरल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो जनरल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन का सीधा सा तात्पर्य है किसी रिएक्शन के होने का स्पीड। ठीक है, किसी रिएक्शन के होने का स्पीड। भाई अगर बिल्कुल आप रफली समझो इसको तो क्या कहोगे? कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्शन जल्दी फिनिश हो रहा है, बोलो भैया इसका स्पीड ज़्यादा है। कोई रिएक्शन देर से फिनिश हो रहा है, इसका मतलब क्या? उसका रेट कम है, थोड़ा सा उसकी स्पीड कम है। लेकिन ये तो एक रफ आइडिया हो गया, बट हम लोग यहाँ पे कैसे इंडिकेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इस बात को समझो। देखिए, मैं 3 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं अभिक्रिया का वेग, तीसरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं दर, अभिक्रिया की दर। 3 चीज़ें मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करो। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है, ये ए से बन रहा है बी। ए क्या है यहाँ पर? ए रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बी क्या है? बी प्रोडक्ट है, यानी जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, कैसे करेंगे बात का मैटर है, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है बात? अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बोलते हैं, इसको समझो आप। एक बात तो वो हो गया कि जो रिएक्शन जल्दी हो रहा है उसका रेट ज़्यादा होगा, जो रिएक्शन देर से हो रहा है उसका रेट कम होगा। लेकिन एक बात सोचो, किसी भी रिएक्शन के होने में 2 बातें तय हैं। क्या? जब भी रिएक्शन हो रही होगी तो तय है रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे घटता चला जाएगा। मन में सोचो इस बात को। क्या सही बोला मैंने? यस, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। भाई सीधी सी बात है, ऐसी कोई चमत्कारिक, कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि रिएक्टेंट आपने जितना लिया उतना ही रहे और प्रोडक्ट बनता चला जाए। जी कैसे पॉसिबल? अच्छा आप खुद सोचो कि भाई रिएक्टेंट खर्च ही नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट बन कैसे रहा है? अरे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अब जरा मेरी बात पे ध्यान दो। मान लीजिए मैं किसी रिएक्शन, जैसे इसकी बात करूं, इसकी बात करता हूं मैं, और मैंने यहाँ पे मान लीजिए इसके 10 मोल लिए। कितने मोल लिए? 10 मोल। 10 मोल से मैंने रिएक्शन शुरू कराया। ठीक है बात? और मैंने क्या देखा, आफ्टर 20 मिनट के बाद 6 मोल प्रोडक्ट बन गया। 10 मोल से मैंने रिएक्शन को शुरू कराया, 20 मिनट के बाद में मान लीजिए 6 मोल मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है बात? दूसरी तरफ यही रिएक्शन मान लीजिए, अब दूसरी रिएक्शन ले लूँ, बी से बन रहा है सी, मैं इसका भी 10 मोल अमाउंट लेके चला। 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया, इसका 2 मोल प्रोडक्ट बना। अब आप खुद सोचो, देखिए लगने वाला टाइम जो है वो तो कांस्टेंट है, 20 मिनट है, बट 20 मिनट में यहाँ बन रहा है 6 मोल प्रोडक्ट, यहाँ बन रहा है 2 मोल प्रोडक्ट। आप खुद दिमाग लगाओ, जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, ये ज़्यादा बन रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है इसका वैल्यू ज़्यादा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन, क्योंकि आपने टाइम तो कांस्टेंट कर दिया,
दोनों जगह 20 मिनट चल रहा है, इसका मतलब टाइम कैसा हो गया, टाइम तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन आप चेक करो, एक कांस्टेंट टाइम में बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन यानी इस अभिक्रिया का वेग, ये कहना चाहिए इस रिएक्शन का स्पीड इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब ये आपने किसके आधार पे बताया, ये आपने बताया किसके आधार पे, कंसंट्रेशन में होने वाले चेंजेस के आधार पे। ठीक है, इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन जब हम लोग देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, तो वो डेफिनेशन भी हम लोग कंसंट्रेशन के बेस पर ही देते हैं। कंसंट्रेटर याद आ रहा है, ऑक्सीजन वाला, कंसंट्रेशन के बेस पर ही देते हैं कि एक निश्चित समय में स्पेसिफिक टाइम कर दीजिए और चेक कीजिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या परिवर्तन हो रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। उन दोनों का कंसंट्रेशन में जो भी फ़र्क पड़ेगा उसी पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या चल रहा है। इसीलिए डेफिनेशन निकालते हैं, चलिए क्या डेफिनेशन होगा। ठीक है, पहले मैं बोलता हूँ डेफिनेशन, एक कंबाइंड डेफिनेशन कि यूनिट टाइम, निश्चित समय कर दीजिए, इकाई समय कर दीजिए, यूनिट टाइम में, इकाई समय में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन। शुद्ध हिंदी सुनिए, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका वेग कहलाता है। अभी इतनी बात समझो, मैं बताऊंगा बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि हमको एक लेक्चर पूरा वेग का ऊपर ही लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। पहले आप डेफिनेशन, भाई रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने दोनों का कंबाइन बोल दिया, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम, एक निश्चित समय, एक इकाई समय में। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कैपिटल आर से यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये किसके बराबर है, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सिंपल था फॉर्मूला। अब मान लीजिए इस कंसंट्रेशन में चेंज है, मैं इसको डेल्टा एक्स बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अभी बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें, समझना आप, पहले समझो इस चीज़ को, मैं भी जनरल डेफिनेशन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आर है वो आर किसके बराबर, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के बराबर हो गया। आर डेल्टा एक्स और डेल्टा टी के इक्वल हो गया। ठीक है बात, और यहाँ पे x क्या है, ये x वो अमाउंट है जो रिएक्टेंट में से घट रहा होगा, ये x वो अमाउंट है जो प्रोडक्ट का बन रहा होगा। समझिए, x वो अमाउंट है जो रिएक्टेंट का घट रहा है, x वो अमाउंट है जो प्रोडक्ट का बन रहा है। ठीक है बात। अच्छा, यूनिट की बात कर दूं मैं यहाँ पर, अभी मैं रेट का दो डेफिनेशन और लेके आऊँगा, ध्यान देना। तो कंसंट्रेशन हम लोग किस में चलाते हैं, कंसंट्रेशन चलाते हैं हम लोग मोल पर लीटर, और समय मान लीजिए मैंने लगा दिया सेकंड में, मोल पर लीटर समय लगा दिया सेकंड में, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये रेट का यूनिट होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये रेट का यूनिट है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, क्या यूनिट हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ यूनिट टाइम। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज, दोनों में चेंज तो दोनों में हो रहा होगा, अंतर इतना सा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। ठीक है, तो एक जनरल डेफिनेशन हो गया रेट का। अभी हम लोग रिएक्टेंट के टर्म्स में अलग पढ़ेंगे, प्रोडक्ट के टर्म्स में हम लोग अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये जनरल डेफिनेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन। और पूरी लाइन लिख दो तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन।
ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यूनिट मैंने आपके सामने लिख दिया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ठीक है बात। तो इतनी बात मैंने आज करनी थी आपसे रेट के बारे में कि एक्चुअल में रेट है क्या। इसी रेट को हम लोग घटाएंगे या बढ़ाएंगे, इसी रेट को हम लोग घटाएंगे या बढ़ाएंगे, लेकिन इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक इसको आप चेक कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।